अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की पीटीआई अरकान असेंबली के साथ अहम बैठक। सेनेट इलेक्शन में तमाम एमपीएस की सख्त निगरानी की जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि लालच को ठुकराकर अपने नजरिए को वोट्स दें। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि इस अहम बैठक के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए फराज, इस वक्त जना वज़ीर आज़म पेशावर आए थे सेनेट इलेक्शन से कबल, और आज उन्होंने पार्लिमानी पार्टी जो थी खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की, उसकी सदारत की, और तमाम एमपीएस जो उस पार्टी में शरीक थे, उस इजलास में शरीक थे, तो उनको ये हिदायत की है कि तो अपने नजरे को वोट दें। उनको ये भी कहा गया कि इससे पहले जिन लोगों ने अपने नजरे को टुकरा कर और लालच और हिरस में आ गए थे, तो वो लोग जो ना आज पूरी दुनिया के सामने जो वो लोग शर्मसार है। तो उन्होंने तमाम एमपीएस को ये ताकीद की है कि वो अपने नजरे को वोट दें और अपने लालच और हिरस इन तमाम चीज़ों को टुकरा दें। और अगर ऐसे वो ऐसा काम ना करे जिससे जो ना कल वो खुद भी शर्मिंदा और उनके खानदान वाले भी जो ना किसी का सामना ना कर सकें। और उन्हें फिर पार्लिमानी जो उनकी पार्टी थी उस तमाम अरकान को ये भी हिदायत की है कि इस वक्त जो जिस तरह ज़मीरों का सौदा किया जा रहा है और कुछ लोग जो ना वोटों की खरीदारी में मुलविस हैं और वो धंधा उन्होंने शुरू कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि वो उससे अपने आप दामन को बचा के रखें और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के मंशूर को और अपने नजरिए को जो ना सामने रखें, और इस किस्म के किसी लालच किसी हैरत में उसको नहीं आना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि देखें, वोट की वजह से जो ना लोगों को इज्जत भी मिलती है और उसी वजह से लोगों को फिर बदनामी भी होती है। कल जिन लोगों ने अपने ज़मीरों का सौदा किया था, आज वो किसी के सामने जो ना आंखें मिला नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी हिदायत की है कि तमाम एमपीएस को जो ना उनका पैनल दिया जाएगा, और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को और वह शाफरमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको हिदायत की है कि वो तमाम अरकानी असम्बली के लिए पैनल तैयार करेंगे, और उसी पैनल के मुताबिक तमाम अरकानी असम्बली जो है वो जाके अपने जो उनके नामजद उम्मीदवार होंगे उनको वोट देंगे। और उनका ये कहना था कि उस वक्त चूँकि हुकूमत से जो इनकलाबी इस्लाहात है, उनके इनकलाबी इस्लाहात की वजह से मुल्क बहुत जल्द जो है ना इसमें माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। और यहाँ पर उनका यही कहना था कि चूँकि समाजी इंसाफ का जो हुकूमत है ऐसा निज़ाम लाना चाह रही है, तो उसी के पेश नज़र अपोजिशन जो है वो एहतजाज पे उतर आई है। और उसका ये कहना था कि चूँकि इस समाजी इंसाफ का सिस्टम जब लागू होगा तो फिर अपोजिशन के रहनुमाओं और अपोजिशन के पास जो है ऐसा कोई जवाब नहीं रहेगा कि वो सिर्फ इंतजार में रहेंगे और वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। तो उनका ये कहना था कि ये जो अपोजिशन शोर मचा रही है और अपोजिशन ने जो एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है, ये सिर्फ और उसी समाजी इंसाफ का जो रास्ता है उसके रोकने की ये उनकी हिकमत अमली है, और ये उसके हथकंडे हैं कि उस समाजी इंसाफ के निज़ाम को जो है रोका जाए। ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीटीआई अरकान असेंबली के साथ अहम बैठक अपडेट करे थे तारिक आफाक साहब, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 कामयाब सालों की। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने कितनी कामयाबियां समेटी, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तफसील से बता दिया। कहा, मुल्क भर में 3.5 लाख से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, 350 से ज्यादा दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, कई हमले नाकाम बनाए। कराची क्राइम इंडेक्स में 6 से 106 नंबर पर आ गया। कबायली इलाकों को कौमी धारे में शामिल किया गया। मुल्क भर में 3,75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कराची स्टॉक एक्सचेंज हो या चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला, इनको नाकाम बनाया। 5,000 से ज्यादा थ्रेट अलर्ट्स जारी की गई। खैबर 4 ऑपरेशन भी किया गया। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन दवातोई किया गया। 750 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका भी रियासत की रेट बहाल की गई। 72,000 से ज्यादा गैर कानूनी असलाह और 5 मिलियन से ज्यादा एमुनिशन मुल्क भर से रिकवर किया। 353 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सैकड़ों को गिरफ्तार किया। FC के 58 नए विंग्स कायम किए जा चुके हैं। पाक अफगान सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 84% मुकम्मल कर लिया गया है और पाक ईरान बॉर्डर पर 43% से ज्यादा का काम हो चुका है। 40,000 से ज्यादा माइंस अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। TDPs कैंप्स में मौजूद 96% अफराद अब अपने घरों को लौट चुके हैं। टोटल 717 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ रेफर किए गए। इस दौरान 344 दहशत गर्दों को डेथ सेंटेंस दी। 58 की सजा पर अमल दरामद हो चुका है। 106 दहशत गर्दों को उम्र कैद, 195 दहशत गर्दों को मुख्तलिफ दौरानिए की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। 1200 से जायद शिद्दत पसंदों ने हथियार डाले। दहशत गर्दों के 6th पॉपुलेशन सेंसस का भी इनकाद हुआ। अमन का ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, देयर इज स्टिल
a lot of ground to be covered. 2 तिहाइयों से एक कौम बनकर हर चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। अवाम साथ खड़े रहे तो फौज कुछ भी कर सकती है। नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। डीजी ISPR ने कहा, टेररिज्म से टूरिज्म का सफर कठिन और सबर आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सबर आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं। पाकिस्तान को मफलूज करने की कोशिश नाकाम बना दी। डीजी ISPR को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी का ऐलान। कहा, कराची का अमन बहार, विजन बलूचिस्तान मंसूबे शुरू होगा। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह ताला, और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। इस मरतबा यौम पाकिस्तान का मैसेज है, एक कौम एक मंजिल। एक सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि गवादर, शुमाली इलाके और केटू दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की जब की तस्वीरें सामने आई तो आई थिंक ICC ने भी उसको ट्वीट किया था। लेट्स होप कि वो रिक्वायरमेंट्स अगर ये स्टेडियम मीट करता है तो वन डे इंशाल्लाह मे बी एक PSL मैच भी वहाँ पे हो, मे बी नॉट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर, बट नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद वबा के दौरान भी नहीं रुका। आज हर शोबे में इसके समरात नजर आ रहे हैं। जब कोविड-19 ने मुल्क में अपने पंजे गाड़े तो उसमें भी बतौर कौम इस चैलेंज का भी हिकमत और दानिशमंदी से हम लोगों ने मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अवाम के ताउन से हम हर चैलेंज पर इंशाल्लाह काबू पाएंगे। डीजी ISPR ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। फौज अकेली कुछ नहीं, सब कुछ आवाम की बदौलत है। आवाम साथ खड़े रहे तो फौज कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सेंट्रल जेल कराची के अंदर अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के साथ मुबैना हाथापाई से मुतालिक CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें हलीम आदिल शेख को भागते हुए देखा जा सकता है। अभी तक झगड़े के मकाम की वीडियो सामने नहीं आ सकी है। ये वाज़ेह होता है कि हलीम आदिल शेख के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से उन्हें भागते हुए वापस आना पड़ा, मगर आखिर हुआ क्या था उस मकाम की वीडियो सामने ना आने की वजह से मामला वाज़ेह नहीं हो सका है। सेंट्रल जेल कराची, जहां हलीम आदिल शेख से मुबैना हाथापाई हुई, हलीम आदिल के भागने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। हलीम आदिल शेख क्यों भागे, वक़ुआ की फुटेज सामने नहीं आ सकी है। जिस जगह पर मुबैना तौर पर हाथापाई हुई उस मकाम की फुटेज अभी तक सामने नहीं आ सकी है। इसी वजह से ये पता नहीं चल सका है कि आखिर हुआ क्या था। सेंट्रल जेल कराची, जहां अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के साथ मुबैना तौर पर हाथापाई हुई और इस मामले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें सिर्फ ये देखा गया है कि हलीम आदिल शेख दरवाजे से अंदर आते हैं और उसके बाद वो भागते हुए दरवाजे की जानिब जाते हैं। यानी ये बात तो वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा, भागते हुए वापस आना पड़ा। लेकिन आखिर हुआ क्या था, असल में मामला क्या हुआ था, उस मकाम की वीडियो सामने ना आने की वजह से वाज़ेह नहीं हो सका है। और दूसरी जानिब जेल हुकाम का यह कहना है कि पत्थर मारना या हाथ से मारना तो दूर, उन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं। इंतजारगाह से गुजरते हुए कुछ कैदियों ने नारेबाजी जरूर की थी। आगे देखिए, सच या झूठ, समा तफसीलात सामने ले आया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को लेकर सिंध और विफाक में कशीदगी। गवर्नर सिंध ने IG को वार्निंग दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंसाफ के साथ नौकरी करें वरना विफाक अपनी रिट कायम करेगा। IG सिंध की तब्दीली के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया है। जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद कराया गया। सुपरिटेंडेंट की 20 सेकंड की फुटेज में कट पेस्ट सबको नजर आ रहा है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। पानी हद से गुजर गया। मैंने वजीर आजम को खत लिखा है और तमाम तफसीलात से आगाह किया है, और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से IG सिंध को तब्दील किया जाए, IG सिंध को तब्दील किया जाए और यहाँ पर वो IG सिंध ला कर बिठाएं जो किसी की हुक्म मजूरी ना करे। जेल कस्टडी के अंदर वहाँ हमले हो रहे हैं, वहाँ से भी कोई नहीं है।
20 सेकंड की वीडियो रिलीज कर दी आज जेलर साहब ने कि जी ये देखिए अली मादिल को लाए थे और ले गए, कि जी ये देखिए अली मादिल को लाए थे और ले गए। कट पेस्ट सबको नजर आते हैं। उसको रात को सेल में बंद करके उसके साथ मजीद लोगों को छोड़ के वहाँ उसको पिटवाया गया। ये हाल है इस सूबे के अपोजिशन लीडर का। आईजी सिंध बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। लॉकअप में डालने के बाद वहाँ से सांप का निकलना, जिसकी गवाही 3 पुलिस अफसरान दे चुके हैं, वहाँ पर उसके बाद तशद्दुद करना, फिर जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हलीम आदिल शेख को इज्जत के साथ उनकी मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अगर वो जख्मी होते तो एम्बुलेंस में मुस्कुराते हुए तो न जाते। हलीम आदिल शेख साहब को इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रखा गया। तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद लॉकअप नहीं किया गया। हलीम आदिल शेख साहब की रिक्वेस्ट पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिस अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया उस अस्पताल मुंतकिल किया। अगर उनकी टांग वांग खुदा न खास्ता ये जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके हवाले से, वो ज़ख्मी होते, पेन में होते, तो एम्बुलेंस में बैठ कर सिंधी टोपी पहन के मुस्कुराते हुए नहीं जाते, वेस्ट कोट पहन के, फिर लेट के मरीज़ की तरह जाते। गवर्नर साहब ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, ख़बरों पे आने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। उनकी रेलेवेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। उनको ज़्यादा फिक्रमंद सैफुल्लाह अबड़ो के हवाले से होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलीम आदिल शेख की तबीयत पर इज़हार तशवीश कर दिया। PTI रहनुमा पर जेल में मुबैना तशद्दुद पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अली जैदी ने IG सिंध के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। हलीम आदिल शेख पर जेल में मुबैना तशद्दुद। वज़ीर आज़म इमरान खान का हलीम आदिल शेख की तबीयत पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध से फ़ोन पर गुफ्तगू में खैरियत मालूम की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट मांग ली। कहा हलीम आदिल मुअज़्ज़िज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, उन्हें तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलतें मुहैया की जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। सेनेट इंतखाबात पे असरअंदाज होने की भी एक भौंडी कोशिश है। पार्लियामेंटेरियन के साथ, जो कि एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके साथ जिस तरह के टेररिस्ट के साथ उनको रखा गया है, उनके साथ जो बर्ताव है, वो बिल्कुल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी बोले हलीम आदिल शेख ने फ़ोन पर गुफ्तगू में तशद्दुद का बताया। मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझ पे 50 के आदमियों ने हमला किया और जान मेरी खतरे में थी पीपल्स पार्टी के गूंज से, और मेरी टांग में रॉड भी लगी हुई है और मेरी रॉड में तकलीफ भी है। इससे पहले ट्वीट में अली जैदी ने कहा था कि IG सिंध के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन की रात इंतजामी अफसरों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ गया। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के मुश्तइल होने पर बारहा सिक्योरिटी मांगी मगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली पर गौर शुरू कर दिया है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब की रात क्या हुआ, समा सब सामने ले आया। आधी रात को RO ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता करके कहा कि इनकी जान को खतरा है, दोनों ग्रुप्स के लोग मुश्तइल हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक DSP है जो कि आधा सोया हुआ है। RO के हदशे पर पहले तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के आला अफसरान से राब्तों की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने बात ना सुनी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाक के आला अफसर से राब्ता करके फौरन रेंजर्स को मौका पर भेजने की हिदायत की। इस पर मुतलका वफाकी सेक्रेटरी ने कहा कि मामले को पंजाब हुकूमत देख रही है। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तंबीह की कि अगर कुछ नाखुशगवार वाकया हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वार्निंग पर आला अफसर ने अटॉर्नी जनरल से राबिता किया तो उन्होंने कहा कि अहकामात पर फौरन अमल करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जिस पर वफाकी सेक्रेटरी ने रेंजर्स को बराह रास्त हुक्म दिया कि RO के दफ्तर पहुँचे। अगले रोज मुतलका वफाकी सेक्रेटरी माफी तलाफी के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर फोन भी करते रहे। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक गैर जिम्मेदारी दिखाने वाले चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट समेत मुतअद्दिद अफसरान की मुअत्तली पर गौर शुरू हो गया है। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज और दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत हो रही है। जराये के मुताबिक डस्का के ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी में चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पर शक का इजहार किया गया है, जिनके फॉर्म 45 की तैयारी में बेज़ाब्तियों का शुबा है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। एक सफ़े पर कौन, तफसीलात थोड़ी देर बाद।
NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम, समा हक़ाइक़ सामने ले आया। प्रोपेगेंडे की बुनियाद बनने वाली वीडियो पोलिंग खत्म होने से 2.5 घंटे पहले की निकली। डस्का NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात, समा हक़ाइक़ सामने ले आया। जो वीडियो है ये पोलिंग का वक्त खत्म होने से तकरीबन 2.5 घंटे पहले बनाई गई और उस वक्त पूरे प्लान तरीके से बनाई गई। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने प्रिजाइडिंग अफसर तसद्दुक हुसैन की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की। 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। प्रोपेगेंडा की बुनियाद बनने वाली ये वीडियो पोलिंग खत्म होने से 2.5 घंटे पहले की निकली। वीडियो में नजर आने वाले प्रिजाइडिंग अफसर ने समा से गुफ्तगू में बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर रुकावट पोलिंग हुई। रिजल्ट जमा करवाने के बाद रात 9 बजे घर पहुंच गया था। पोलिंग स्टेशन 346 की इस वीडियो का फॉर्म 45 भी समा ने हासिल कर लिया। नताइज के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा 528 वोट भी नून लीग को ही मिले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा, नून लीग का झूठ पूरी कौम के सामने आ गया। ये जो वीडियो है ये भी उसी तसलसल है जो पहले झूठ का तसलसल है जो कि मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल में गड़ा है और ये बारी बारी टूट रहा है। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जो इलेक्शन दस्ता का है वो क्लियरली PTI जीत चुकी है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करे, नताइज का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। नून लीग ने डस्का इलेक्शन में मुबैना धांधली की समाअत अवाम और कैमरों के सामने करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने पर भी सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। हुकूमत की तरह नून लीग भी डस्का इलेक्शन जीतने की दावेदार। NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मतवाले रहनुमा इलेक्शन कमीशन भी पहुँच गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा मुतालबा भी कर दिया। NA-75 में डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन है वो खुद कह रहा है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में तब्दील करने की एक भोंडी साजिश की गई। इसलिए हम कहते हैं कि जो हियरिंग हो वो अवाम के सामने हो, टीवी कैमरों के सामने हो। डस्का से लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार भी इलेक्शन कमीशन से नताइज की तलबगार। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी रिजल्ट आया है जिसमें PML की फतह है, मैं चाहती हूँ कि वो रिजल्ट अनाउंस किया जाए। ECP हमें इंसाफ दे। हुकूमती जो इंतकामी साजिशें थी जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक। लीगी रहनुमाओं ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के बेअक्त वक्त अगवा और एक साथ बाजियाबी का सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि अफसरान के अगवा होने से पहले के फॉर्म 45 इनके पास मौजूद हैं। सेनेट इलेक्शन में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात या टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद कर दी। कहा कि वो मेरे अजीज हैं, उनको ताउन का कहने की जरूरत ही नहीं। फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क कर्ब से गुजर रहा है, ऐसे लोग आने चाहिए जो मुल्क को बहरान से निकालें। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। सेनेट इलेक्शन का मार्का DP रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए। हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मौका देखकर सहाफियों ने भी जहांगीर तरीन से राबतों का सवाल पूछ लिया। मुलाकात नहीं हुई। राब्ता फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई। नहीं, न टेलीफोनिक हुआ है न मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस सवाल पर कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव इस वक्त किस तरफ है, यूसुफ रजा गिलानी ने कुछ यूं जवाब दिया। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। फजलुर रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब को वक्त की ज़रूरत करार दिया। हर जमात जो PDM से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ़ है और एक अच्छा मार्का इंशाल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। सदर PDM का कहना था कि आम आदमी कर्ब में मुब्तला है, ऐसे लोगों को आना चाहिए जो मुल्क को बहरानों से निकालें। एक सफ़े पर चोट करने वाले क्या खुद एक पेज पर हैं? मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट को जानिबदार करार देती हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल लगती है।
अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहा है, अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहा है। हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि जब नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी से सब अच्छा की खबरें मिल रही थी, मगर न जाने 2 दिन में क्या माजरा हो गया जो मरियम नवाज पीटीआई हुकूमत को एक सफ़े पर चोट कर रही थी। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें। अब खुद एक सफ़े पर नजर नहीं आ रही, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट, उन्हें खलाई मखलूक जानिबदार नजर आ रही है। खलाई मखलूक को मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगी, जिस तरह एक नाखल्फ औलाद होती है ना जो अपने वालिदैन को बदनाम करा देती है, उसको आग करना पड़ जाता है, अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। जबकि जरदारी के खास आदमी यूसुफ रजा गिलानी ने कह दिया एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल लगती है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है, टोटली न्यूट्रल है। इस तरह पीडीएम की गाड़ी किस तरह चल सकती है ये तो न्यूट्रल पर लगती है। तो इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। जी हाँ, बड़ी और अहम खबर है, इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताएगा इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पहली पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी जो तैयार कर ली गई है। और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे बाकायदा तौर पर तैयार की गई है और इसको इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने विजिट भी किया है और उस मशीन को चेक भी किया है और मशीन को इस्तेमाल भी किया है। और मशीन की जो सबसे अहम खसूसियत है कि मशीन इलेक्ट्रिक भी है और बैलेट पेपर पर वोट कास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन को नादरा नेशनल काउंसिल यूनिवर्सिटी के साथ लिंक किया जाएगा और इसके बाद बाकायदा तौर पर इसका ट्रायल शुरू होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि डस्का समेत जहाँ जहाँ अब आने वाले बल्दियाती इंतखाबात या दीगर इंतखाबात होती उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ज़हीर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वालों को जमहूरियत पर धब्बा करार दे दिया। कहा ओपन वोटिंग ही हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों ने असम्बली के इजलास, आईनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म और बाबर अवान के दरमियान हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत हुई, जिसमें बाबर अवान का कहना था कि हलीम आदिल शेख से गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऐवान बाला के इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का निज़ाम कैसे चलने दें, अच्छी जमहूरियत के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना ज़रूरी है, ना कि शख्सियात को। रज़ा रब्बानी ने कहा खुफिया वोटिंग का ऑप्शन भी छिन गया तो अरकान डीप स्टेट के हाथों मुश्किल में होंगे। इस्लामाबाद से जुल्कनान इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात से मुतलिक सदारती रेफरेंस पर समात, पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी की जानिब से ओपन बैलेट की शदीद मुखालफत। दलाइल देते हुए कहा काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का जायजा इलेक्शन कमीशन से पहले डीप स्टेट लेगी, जिससे ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। रियासत और डस्का में अपने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ न दे सकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा उसूलों पर इख्तलाफ करने वाले नताइज की परवाह नहीं करते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मबनी निज़ाम कैसे चलने दें, अच्छी जमहूरियत के लिए सियासी जमातों का मजबूत होना लाजमी है, शख्सियात का नहीं। रजा रब्बानी ने कहा PTI और MKM में मुआहिदा हुआ है कि मरदमशुमारी और फंड के बदले वोट दिए जाएंगे, क्या अदालत इसे भी हॉर्स ट्रेडिंग कहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा हर पहलू को मद्देनजर रख कर अपनी राय देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान का आइन आयरलैंड के दस्तूर से मिलता जुलता है। आयरिश सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि वोट कास्ट होने के बाद वोटर नहीं बल्कि रियासत की मलकियत होता है और रियासत इसके साथ जो चाहे कर सकती है। अदालत ने मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। रजा रब्बानी अपने दलाइल जारी रखेंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। किसी उम्मीदवार को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो किसी पर नाअहली की तलवार चल रही है। सिंध से PTI को धचका सैफुल्लाह बड़ो फारिग, मगर चांस अभी बाकी है। फैसल वाडा का मामला अब तक लटका हुआ है। इसी तरह MQM से एक उम्मीदवार को ग्रीन सिग्नल मिला तो दूसरा दौड़ से बाहर हो गया।
सेनेट इलेक्शन के लिए सियासी जमातें मुश्किल में, पीटीआई और एमक्यूएम के लिए बुरी खबरें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देते हुए सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट के मेयार पर पूरे नहीं उतरते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत से मुतालिक हकाइक छुपाए, जिस पर ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब मांग लिया, जबकि फैसल वावडा को कल खुद पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया है। ट्रिब्यूनल ने एमकेएम के उम्मीदवार रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्करी जैदी के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी और दोनों को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार देने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन डॉक्टर शहाब इमाम के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सिंध से उम्मीदवार पलवशा खान के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि पलवशा खान का ताल्लुक सिंध से नहीं, उन्होंने रातों रात सिंध से शनाख्ती कार्ड बनवाया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। PK 63 नौशेरा से पीटीआई के उम्मीदवार मियां उमर काका खेल ने ज़िमनी इंतखाब का नतीज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा कर दी। उमर काका खेल ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबी अमले ने सीरियल नंबर और वोटों की तफसील में रद्दोबदल किया। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 बैलेट पेपर्स गायब पाए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर 1800 बैलेट पेपर्स जारी हुए, लेकिन वहां 2400 वोट कास्ट हुए। 40% पोलिंग स्टेशन पर बदइंतजामी और धांधली सामने आई। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर काका खेल का कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर और अमले ने मुनज़्ज़म धांधली की। जो फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के पास आए उससे वाज़ेह है कि धांधली हुई। नौशहरा में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वजारत से बरतरफ लियाकत खटक सफाई देने आ गए। नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाई परवेज खटक से इख्तलाफात ना होने का दावा कर दिया। कहा इलेक्शन में कोई मुहिम नहीं चलाई, ना जलसा किया। 2.5 साल से नाराज लोगों ने नून लीग को वोट दिया। साथ ये भी कह दिया कि जमहूरियत में पार्टी से इख्तलाफ किया जा सकता है। जहाँ तक मैंने कोई कंपेन नहीं चलाई, ना मैंने कोई जलसा किया, लेकिन नौशहरा के लोग जो पीटीआई के असली वर्कर्स हैं, जो आज भी यहाँ बैठे, उन्होंने नाराज़गी की वजह से अपने पार्टी को वोट नहीं दिया। मेरे पास अल्लाह के फजल से नौशहरा के अवाम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े होंगे। जहाँ तक मेरे भाई परवेज खटक का ताल्लुक है, मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो एक ईमानदार शख्स है। मेरे उनसे इख्तलाफात उनकी वजह नहीं है, उनके साथ कुछ लोग हैं, उनके साथ मेरा इख्तलाफ है, उनकी वजह से ये इख्तलाफ बढ़ गए। अगर आइन में ये है कि इख्तलाफ पार्टी से ना किया जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन जमहूरियत में ये है कि पार्टी के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है। मुझे इमरान खान टाइम दे, मैं उनको बताऊंगा कि क्या मसाइल हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज़ रफ्तार कार पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकराकर मुकम्मल तबाह हो गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक। मरने वाले चारों दोस्त खाना खाने निकले थे। शिनाख्त मुइज़, मोहम्मद असद, तैमूर और रूहान के नाम से हुई। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बहुत अच्छा मासूम बच्चा था। 22 फरवरी की रात 2 बजे 4 दोस्त कार पर खाना खाने निकले। गुलिस्तान जौहर जाना था, मगर खौफनाक हादसा पेश आ गया। गाड़ी का इंजन अलग हो गया, एक्सेल टूट गया, गाड़ी मलबे का ढेर बन गई, जिसे क्रेन के जरिए हटा दिया गया। मरने वालों की शनाख्त रूहान, तैमूर, मुइज़ और असद के नाम से हुई। मुइज़ की जेब से उसके भाई रमीज़ का शनाख्ती कार्ड भी मिला है, जिस पर गुलशन इकबाल का पुराना पता दर्ज है। ये खानदान नाज़माबाद शिफ्ट हो चुका है। मैं मिलता रहता था, बहुत अच्छा मासूम बच्चा था। बहुत दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत थी कि दोनों एक साथ जाते थे, आते थे। मैयतों को सदखाने से घरों में मुंतकिल किया गया। मुइज़ की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। गवादर में सजेगा मेला, तफसील इसी बुलेटिन में। पेशावर में 3 मरले का मकान, 5 जिंदगियां निकल गया। सरबंद में भतीजे ने फायरिंग करके अपने ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। खून सफेद हो गया,
पेशावर में जिद्दात का तनाज़ा, 3 मरले के मकान की खातिर भतीजे ने चचा, चची और 3 बच्चों को अब्दी नींद सुला दिया, मुलजिम फरार। बहुत ही अफसोसनाक खबर है हम सब इलाके के लिए। हमारा इलाके बहुत अफसरदा है, बहुत ही गम में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वो जैनात उनका सिर्फ 3 मरले का घर था और मुखालिफिन उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया। केस को हमने ट्रेस किया है और बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल कुरम शाह छोले फरोश था, जबकि इसका बेटा दिहाड़ीदार था। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मीरानशाह के इलाके मीर अली में गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे 4 खवातीन जाम बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग से गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ है, जबकि 4 खवातीन जाम बहक हो गई हैं। मीरानशाह का इलाका मीर अली, जहां नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की है। गाड़ी में मौजूद 4 खवातीन जाम बहक हुई हैं, जबकि गाड़ी का ड्राइवर वाक़े में जख्मी हुआ है। मीरानशाह का इलाका मीर अली, जहां गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। 4 खवातीन जाम बहक और ड्राइवर जख्मी हुआ है। रेस्क्यू की मदद से 4 खवातीन और जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाका मांगा मंडी में घर में आग लगने से 2 कमसिन सगे भाई झुलसकर जाँ बहक हो गए। तीसरे बच्चे को अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। जी रियाज, अपडेट कीजिए, अफसोसनाक खबर है। जी बिल्कुल, ये मांगा मंडी का इलाका है, कोट असदुल्ला गांव है, जहां पर ये वाकया पेश आया। घर में चूंकि वालदा थी और ये 3 कमसिन बच्चे थे, इनका वालिद जो था वो मेहनत मजदूरी की घर से मजदूरी करने के लिए घर से बाहर था। तो पीछे से एक ही कमरे का ये घर था, तो उसमें आग लगी, जिससे 2 भाई जो बेड पर सोए थे वो मौके पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि एक को जो 5 साल अजान था उसको मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया। जबकि जो 2 जाँ बहक उनमें 3 साल एक अब्दुर्रहमान था और 2 साल फैजान, ये 2 भाई सगे भाई मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि माँ को खराज तक न आई। पुलिस को शुबा है कि शायद बच्चों को इसकी वालदा ने आग लगाई। इसी शुबे में पुलिस ने उनकी वालदा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि अहले इलाका ने भी शुबा जाहिर किया कि चूंकि चंद दिन पहले दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था, जिस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वालदा ने ही आग लगाई है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश के बाद हकायक सामने आएंगे कि बच्चों को जलाया गया है या बच्चे हादसाती तौर पर जलकर जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस बच्चे को अहले इलाका ने बचाया है, अब उसकी तबीयत कैसी है? उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी बच्चा बिल्कुल महफूज था, किसी किस्म का उसको जख्म नहीं आया, वो किसी किस्म का उसको खराश तक नहीं। बच्चा भी बिल्कुल महफूज था और उसकी माँ भी बिल्कुल महफूज थी। चूंकि बच्चे को साथ वाले घर से मोहल्लेदार जो खातून थी और उसके शौहर ने आकर वहां से बच्चे को निकाला। उस दौरान माँ उन लोगों के मुताबिक माँ कहती रही कि मेरे बच्चे जलने दो, इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती उस वक्त हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि माँ ने ही जलाए हैं या ये हादसाती तौर पर जले हैं। पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट भी आएगी और उसके बाद तफ्तीश होगी, तो उसके बाद वाज़ेह तौर पर हम कहेंगे कि किस तरह बच्चे जाँ बहक हुए। ठीक है, रियाज अहमद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तो दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम गवादर स्टेडियम, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों की मेज़बानी करेगा। पीसीबी ने गवादर क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को नुमाइशी मैच करवाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया है। नुमाइशी मैच पीएसएल की फ्रेंचाइजीज कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। खत में कहा गया है कि गवादर की खूबसूरती ने सबको मुतासिर किया है, मैच खेलने के इंतजाम किए जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की खुसूसी दरखास्त पर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स गवादर में मैच खेलने के लिए रजामंद हो गए हैं। बड़ी खबर देना चाहता हूं और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदगी से सरकारी तौर पे हुकूमत बलूचिस्तान को आगाह कर दिया है कि 25 मार्च 2021 को पीएसएल खत्म होने के फौरन बाद पीसीबी जो है कराची किंग्स बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच करवाएगी गवादर क्रिकेट स्टेडियम में। इससे ज्यादा जबरदस्त खबर क्रिकेट फैंस के लिए, मेरे लिए, गवादर के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं हो सकती। तो गवादर का ये इंतहाई खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं, आईसीसी की जानिब से भी ट्विटर पर इसकी खूबसूरती को सराहा गया। और अब खबर यह है कि 25 मार्च को एक नुमाइशी मैच करवाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिखा गया है। ये मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के दरमियान। खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की गई थी पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की जानिब से, जिस पर दोनों टीमों की जानिब से रजामंदी का इजहार किया गया है।
पीसीबी क्रिकेट कमेटी का कल होने वाला इजलास चंद अरकान की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब मार्च के पहले हफ्ते में होगा। चंद रोज में हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। कमेटी अरकान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। अंडर 19 टीम, खवातीन टीम और डोमेस्टिक टीम्स की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। पीएसएल के बायस बबल में मौजूद अरकान वसीम अकरम और उमर गुल ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस और बैटिंग कोच यूनुस खान भी पेश होंगे। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का कल होने वाला इजलास चंद अरकान की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया है। ये इजलास अब मार्च के पहले हफ्ते में होगा। चंद रोज में हतमी तारीख का ऐलान सामने आ जाएगा। कमेटी अरकान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की जाएगी और इसमें अंडर 19 टीम, विमेन टीम और डोमेस्टिक टीम्स की परफॉर्मेंस भी जांच पड़ताल की जाएगी। पीएसएल के बायस बबल में मौजूद अरकान यानी कि वसीम अकरम और उमर गुल ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया है। हुकूमती अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। मजीद बात करेंगे, जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर बताएगा क्या सूरत हाल रही। जहीर आदिल बता दीजिएगा इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास। इजलास में जो सिंध में अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो फहीम खान है पीटीआई के कराची से उनका ताल्लुक है और दीगर मेंबरान नुक्ता एतराज पर बात करना चाह रहे थे, जबकि अपोजिशन की जानिब से पहले ही कोरम की निशानदेही कर दी गई, जिसकी वजह से जो अपोजिशन अरकान खुसूसन जो पीटीआई के जो हुकूमती अरकान जिनका ताल्लुक कराची से था वो मुश्ताइल हो गए और नारेबाजी की सिंध हुकूमत के खिलाफ और स्पीकर से बार बार ये कहा कि हमें नुक्ता एतराज पे बोलने का मौका दिया जाए। अपोजिशन वॉकआउट कर गई तो एक मेंबर वहाँ पे मौजूद था अगर रफीउल्लाह पीपल्स पार्टी के, और जो अपोजिशन अरकान हुकूमती अरकान थे वो उनकी नशिस्त पर पहुंच गए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी, धक्कम पेल भी हुई। और जो सीनियर मेंबरान थे अली मोहम्मद खान और अब्दुल अकबर चित्राली, उन्होंने बीच बचाव करवाया और जिसके बाद स्पीकर की जानिब से जो गिनती का हुक्म दिया गया था और गिनती हुई, गिनती पे कोरम कम निकला और इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। और जो एजेंडे पे कार्रवाई मजीद होना थी वो आज अपोजिशन की वजह से और आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी क्योंकि सिंध के जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उस हवाले से 12 जो हुकूमती अरकान है उनका ये कहना था, स्पीकर को कौमी असम्बली को बता चुके थे कि वो मामला उठाएंगे। सिंध में गुंडा राज है, नारेबाजी भी की गई, लेकिन अपोजिशन ने पहले ही कोरम पॉइंट आउट किया और निकल गई। जी ठीक है, हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी हुकूमती अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। हंगामा राय के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहीर अली। भिखारी से सरकारी नौकरी तक माजरा जानिए थोड़ी देर। सर्दी की शिद्दत में कमी के बायस कोरोना से अमवात भी कम होने लगी। 24 घंटों में 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 12,617 हो गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 1,160 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 24,226 हो गई है। कोरोना वायरस से 16 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है, जिसके बायस कोरोना से अमवात भी कम होने लगी हैं। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना खुर्द बुर्द के मामले पर FIA एंटी करप्शन टीम NICVD पहुंच गई। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए, ये टीम वहां पर पहुंची है, क्या कुछ सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की टीम ने कौमी अदारा बराए अमराज क़ल्ब से मुबैना खुर्द बुर्द के खिलाफ बार बार राब्ता किया और दस्तावेजात मांगी गई, मगर दस्तावेजात ना मिलने पर आज FIA टीम NICVD पहुंची और HR और प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाकर पाबंद किया है कि जल्द अज जल्द दस्तावेजात फराहम की जाएं। FIA के मुताबिक NICVD में गैर कानूनी भर्तियाँ, फंड में खुर्द और CNIC में जो है टेम्परिंग की गई है, जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। लेकिन मामले को लगाया जा रहा है, ये कहना है FIA टीम का, और इस पर आज जो है टीम आज कभी मारा है। ठीक है मुदस्सिर नज़ीर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। SBCA की टीम पर हमला हो गया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ।
SBCA की टीम गैर कानूनी तामीरात की शिकायत पर एक्शन के लिए लियाकताबाद पहुंची। मुश्तइल अफराद ने अमले पर अचानक हमला कर दिया। खवातीन और नौजवानों ने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। 1 घंटे तक कशीदगी के बाद अमला ऑपरेशन किए बगैर वापस चला गया। नवाब शाह की बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी से भीख मांगने तक ख्वाजा सरा अदनान नूर की दास्तान सुना रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। इज़्ज़त मिले फिर वो इज़्ज़त खाक में मिले तो इससे बेहतर है इज़्ज़त ना मिले। मेरा नाम अदनान नूर है और मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने तालीम इसलिए हासिल की, मेहनत मैंने इसलिए की कि एक मुझे अच्छा रोज़गार मिल सके, ज़माने की काटने वाली नज़रों से बच सकूं, एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छा कोई रोज़गार मिल जाए। मुझे तो ऐसा लगता है ये सियासत चमकाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह में एक क्लार्क की जॉब मिली। मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं, वो आर्जी था। वो दे के ना बस एक ख्वाब दिखा के छीन लिया। रेगुलर होने का टाइम आया तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया और उन सब लोगों को रेगुलर कर दिया जिनका टाइम कंप्लीट हो गया था। सिर्फ मुझे ही जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं ख्वाजा सरा हूँ ना, इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं फिर सड़क चाप हूँ। लोग अस्सलाम वालेकुम। हाँ दे दो, अल्लाह ज़्यादा दें, 10 रुपीज़ प्लीज़। मांगती हूँ, डांस करती हूँ, फंक्शन करती हूँ। कौन सी बड़ी इज़्ज़त, मैं अगर बसम में जलील हुआ।